Bismillahirrahmanirrahim. This is our fourth lecture, which is about instrumentation sensors, and we will today we will study temperature sensors. तो ये आज हम temperature sensors basically discuss करेंगे. Temperature measurement, the most frequently measured value in industry. तो ये सबसे ज़्यादा जो value measure करते हैं इंडस्ट्री में वो temperature होती है, इसलिए इसकी importance बहुत ज़्यादा है. ये एक आपको फिगर नजर आ रही है जनरल सी टेम्परेचर सेंसर की. थर्मोवेल है, एक्सटेंशन असेंबलीज हैं, प्रोडक्शन एंड हेड असेंबली है. तो ये एक जनरल सी पिक्चर है एक टेम्परेचर सेंसर्स की. डिटेल में हम अभी आगे दे स्लाइड्स में देखेंगे टेम्परेचर सेंसर्स. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज लेक्चर. नंबर 1, नोट डिफरेंट मेथड्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट. यानी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हम देखेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरटीडी एंड थर्मिस्टर. Differentiate characteristics of a PTC positive temperature coefficient thermistor from NTC negative temperature coefficient thermistor. तो हम देखेंगे कि PTC thermistor और NTC thermistor के characteristics के थ्रू हम कैसे differentiate कर सकते हैं इनको. Select the proper thermocouple for a particular temperature range. तो ये briefly हमने देखे हैं इस lecture के objectives. Temperature sensors. A sensor whose output is in proportion to temperature, यानी जिससे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, इस सेंसर की जो आउटपुट है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा. मोस्ट हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द आउटपुट इंक्रीजेस. तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या चीज़ है, ये इसी सेंटेंस में एक्सप्लेन्ड है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट तब होता है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और सेंसर की आउटपुट भी जो भी पैरामीटर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेंसर होगा. कुछ टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तो हम कहेंगे कि अ फ्यू हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं. रैंकिन है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस. इससे आप लोग फेमिलियर होंगे इन टेम्परेचर स्केल से. तो ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं. इनमें डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए. जिसका बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 373 केल्विन है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स. तो उनकी हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह वो स्लाइड में गिवन है. लिक्विड एंड गैस थर्मोमीटर होता है आपके पास. बाई मेटेलिक स्ट्रिप हो सकती है. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स हो सकते हैं जिनमें आरटीडी और थर्मिस्टर्स आते हैं. थर्मोकपल हो सकता है. जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर हो सकता है और रेडिएशन पायरोमीटर हो सकता है. तो ये स्लाइड आपको एक बता रही है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स. इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं एक एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर जो है एक बाई मेटेलिक टेम्परेचर सेंसर. बाई मेटेलिक स्ट्रिप बाउंड इन अ स्पाइरल. तो ये इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि एक स्पाइरल फॉर्म में आपका जो टेम्परेचर सेंसर वो बाउंड अप है. लैमिनेटेड विद टू मेटल्स विद डिफरेंट थर्मल कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन. इधर हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रही है मेटल ए है और ये जो ग्रे कलर में ये मेटल बी है. मेटल ए एक्सपैंड्स मोर देन बी विद टेम्परेचर. तो ये दो डिफरेंट मेटल से ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनती है. As temperature rises, the expansion of the inner metal is greater than the outer, causing it to unwind. जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो इनर मेटल है इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होती है और जो आउटर मेटल है उसकी एक्सपेंशन कम होती है. उस वजह से ये जो है ये अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टेड टू अ पोटेंशियोमीटर और मर्करी स्विच जो कि ये बताया हुआ है. तो इस तरह ये टेम्परेचर को सेंस करती है और टेम्परेचर मेजरमेंट्स आपको दे सकती है. टेम्परेचर मेजरमेंट. आरटीडी जो है उस रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को कहते हैं. इट इज़ अ मेटल हुज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इसके प्रोज एंड कॉन्स यहाँ गिवन है. इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये रोबस्ट होती है यानी स्ट्रॉन्ग होती है. हाई टेम्परेचर रेंज होती है इसकी मेजरमेंट की फ्रॉम -180 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके जो नेगेटिव साइड हैं वो ये है कि इट रिक्वायर्स अ करंट सोर्स और ये अप्रॉक्सीमेटली लीनियर, यानी पूरी तरीके से लीनियर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली लीनियर. दूसरा जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आप टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं वो है थर्मिस्टर. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इसका. दीज आर थर्मिस्टर्स आर बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स हुज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव और ये हाईली सेंसिटिव होता है. और इसके नेगेटिव साइड ये है कि इट हैज़ लो टेम्परेचर, प्रिसीजन इसकी कम होती है. इससे टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है.
स्ट्रांगली नॉन लीनियर होती है, फ्रेजाइल होती है यानी वीक होती है, और सेल्फ हीटिंग होती है। तो इसको खुद हीट होता है, इसकी हीट रिमूव करने के लिए कोई प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तीसरा जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम देख रहे हैं वो है थर्मो एलिमेंट या थर्मोकपल। ये होता है अ पेयर ऑफ डिसिमिलर मेटल्स दैट जनरेट अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कोल्ड जंक्शन, जिसको हम आगे देखेंगे कि इस किस तरह काम करता है। सीट बैक इफेक्ट इसको कहते हैं। इसके पॉजिटिव साइड ये है कि इट हैज़ हाई प्रिसीजन, ये हाई टेम्परेचर के लिए काम करता है और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। और इसके नेगेटिव्स ये हैं कि इसकी लो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, रिक्वायर्स कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन, हाई एम्पलीफिकेशन चाहिए होती है और लीनियराइजेशन चाहिए होती है। तो ये बेसिकली हमने तीन तरह के टेम्परेचर मेजरमेंट्स देखी हैं, आरटीडी, थर्मिस्टर और थर्मोकपल। सबसे पहले हम देखते हैं आरटीडी, दैट इज रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। इसमें बेसिकली ये जो पिक्चर है आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बता रही है। इसमें आपके पास एक मेटल, आउटसाइड पे मेटल होता है, इनसाइड मेटल आप उसको इंसुलेटर से भरते हैं और माइका के ऊपर आप किसी मेटल की वायर को लपेट देते हैं। तो ये जो आउटर मेटल केस होता है और इनर साइड पे माइका होता है और उस पर मेटल की वायर लिपटी होती है। तो इससे ये होता है कि एक तो इसकी इंसुलेशन भी हो जाती है, तो आप जो मेटल, जो आउटर मेटल केस है उसको किसी हॉट फ्लूइड या लिक्विड वगैरह में डिप कर सकते हैं। तो और उससे फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इस मेटल वायर की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी, जिसके थ्रू टेम्परेचर सेंसिंग होगी। RTDs as temperature increases resistance increases। तो जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस मेटल केस का, उसी तरह वायर की जो रेजिस्टेंस है, जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ये दो वायर्स आप इससे बाहर निकाल देते हैं। 100 ohm platinum RTD has a positive temperature coefficient of 0.39 ohms per degree centigrade। तो ये इसका जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। टिपिकली इसको आप ब्लैक बना देते हैं किसी ब्रिज का और इसको फिर आप वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिव ये है कि इट इज़ एक्यूरेट एंड स्टेबल, और इसकी नेगेटिव साइड ये है कि बट हाई कॉस्ट एंड देन थर्मिस्टर एंड स्लो। ये एक्यूरेट और स्टेबल होती है लेकिन इसकी कॉस्ट हाई होती है और ये थर्मिस्टर के मुकाबले में, और ये थोड़ा स्लो होता है। इस स्लाइड पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीडी। कॉपर, निकल एंड प्लेटिनम आर मोस्टली यूज्ड एज आरटीडी मटेरियल। Platinum has a linear range of operation up to 650 degrees centigrade, while useful range for copper and nickel are 120 degrees centigrade and 300 degrees centigrade। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जो प्लेटिनम है वो काफ़ी लीनियर है, लेकिन इट इज़ लेस सेंसिटिव एज कम्पेयर टू कॉपर एंड निकल। यानी फॉर चेंज इन टेम्परेचर, तो जो रेजिस्टेंस चेंज जो है वो प्लेटिनम की लोएस्ट है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है वो लीनियर है काफ़ी लंबी टेम्परेचर रेंज के लिए। कॉपर जो है उससे ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन वो इस पॉइंट तक लीनियर है, इसके बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है। इस तरह निकल जो है वो हाईली सेंसिटिव है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो है वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये चीज़ अगर बताई भी है कि कॉपर, निकल एंड प्लेटिनियम आर मोस्ट यूज्ड एज आरटीडी मटेरियल। प्लेटिनम हैज़ अ लीनियर रेंज ऑफ ऑपरेशन अप टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमें यहाँ नज़र आ रही है। While useful range for copper and nickel are 120 degree centigrade for nickel and 300 degree 120 degree centigrade for copper and 300 degree centigrade for nickel. The simplified expression for metal resistance versus temperature is ये RT ये given है। R0 जो है इसकी रेफरेंस प्लेन पे या 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी, यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो डाल देंगे। अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा, T जिस टेम्परेचर पे आपने मेजर करनी है रेजिस्टेंस वो हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास रेजिस्टेंस RT आ जाएगी, where RT and R0 are the resistance values at T degree centigrade and T0 degree centigrade respectively। इस स्लाइड में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आरटीडी। तो आरटीडी में बेसिकली ये जो है जिस पे लेज़र पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ये आपका माइका है। इसके गिर्द आपने ये जो वायर है रेजिस्टेंस वायर लिपेटी हुई है। सिरेमिक पाउडर को आपने यूज़ किया एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये जो आउटर स्टेनलेस स्टील बेल है आपके पास। तो ये उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है जो हम पहले देख चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में है। तो दिस स्लाइड शोज कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल आरटीडी। The resistance wire is often put in a stainless steel well for protection against mechanical hazards. This is also useful from the point of view of maintenance, since a defective sensor can be replaced by a good one while the plant is in operation.
heat conducting but electrical insulating materials like mica is placed in between the well and the resistance material। तो ये mica है जो कि स्टील वेल और आपके रेजिस्टेंस मटेरियल के दरमियान। अब डिस्कस करते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर और मेटल ऑक्साइड शेप इनटू, उसको आप रॉड्स की फॉर्म में बना सकते हैं, डिस्क की फॉर्म में बना सकते हैं, सैंडविच की फॉर्म में बना सकते हैं और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की तरह सरफेस प्रिंट्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको दिखा रही है डिफरेंट टाइप, और ये स्लाइड आपको बता रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मिस्टर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। ये थर्मिस्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाई सेंसिटिविटी, यानी थोड़े से टेम्परेचर चेंज के लिए आउटपुट काफ़ी जल्दी इंक्रीज होती है, बट हाईली नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, यानी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं होते, नॉन लीनियर होते हैं। फॉर अ टिपिकल 2000 ohm the resistance change at 25 degree is 80 ohms per degree centigrade, whereas for a 200,000 ohm platinum RTD the change in resistance at 25 degree centigrade is 7 ohms per degree centigrade। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को जो है 7 ohm per degree centigrade जो कि चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस है RTD के लिए, उसको कंपेयर करें थर्मिस्टर से, तो ये हम देखेंगे कि थर्मिस्टर के लिए इट इज 80 ohms per degree centigrade, जबकि RTD के लिए ये था सिर्फ 7 ohm per degree centigrade। तो दिस इज ऑलमोस्ट 10 times मोर देन RTD। तो यही पॉइंट इधर बताया था शुरू में कि इट इज हाईली सेंसिटिव। तो ये इसका मेन एडवांटेज है कि इट इज हाईली सेंसिटिव, इट इज ऑलमोस्ट 10 times मोर सेंसिटिव एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज कंपेयर टू एन RTD। दो तरह के होते हैं, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और PTC विच इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपकी जो है वो रेजिस्टेंस, जिस तरह आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो आपकी कम हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस कम हो, जिस तरह रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, और अगर आपका जिस तरह टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो आपकी उस तरह रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। तो ये, और इसी तरह ये अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ है या आपकी वोल्टेज चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के थर्मिस्टर का। तो ये दिस इज थर्मिस्टर टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस कर्व, और ये इंटरफेस सर्किट है जिसमें आप रेजिस्टेंस चेंज को वोल्टेज में कन्वर्ट करें। तो अब डिस्कस करते हैं थर्मोकपल। तो थर्मोकपल जो है दैट इज बेस्ड ऑन द feedback effect where a voltage proportional to temperature is generated at the junction of two dissimilar metals. An iron and constant tin junction generates a voltage of 35 microvolts per degree Fahrenheit. Hot junction measures the temperature. Cold junction is used as a reference at a known temperature. V net is difference in voltage. तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बेसिकली ये है कि आपके पास दो डिफरेंट मेटल वायर्स हैं। ये जो लोअर वायर है, ये जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं आप स्लाइड पे कि ये आयरन वायर है, और ये जो ऊपर वाली वायर है दैट इज अ कांस्टेंट टिन वायर। तो ये दो डिफरेंट मेटल वायर्स हैं जिनको आपने इस जंक्शन पे, जहाँ पे हॉट वी हॉट लिखा हुआ है और वी कोल्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्वाइन किया। तो दो वायर्स हैं, एक कांस्टेंट टिन वायर होगी अपर वायर और एक आयरन वायर होगी लोअर वायर, और दोनों जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे कंबाइंड है वो हैं जंक्शंस। अब आप करेंगे ये कि जो हॉट प्रोब है ये प्रोब है, यानी इसको आप बेसिकली किसी हॉट मटेरियल में या ओवन वगैरह में आप रख सकते हैं। तो इसको आप डिप करेंगे किसी हॉट मटेरियल फ्लूइड में या लिक्विड में या ओवन वगैरह में, और ये जो कोल्ड है ये आपका रेफरेंस टेम्परेचर होगा, यानी ये रूम टेम्परेचर हो सकता। होता ये है कि इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से ये जो वी नेट है ये एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो होगा ये कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस आएगा इन दोनों पॉइंट्स में, तो दैट इज वी नेट। तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इट इज ओनली 35 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री फॉरेनहाइट। वी नेट इज डिफरेंस इन वोल्टेज। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि दोनों जो जंक्शंस हैं उनके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोकपल्स। तो यहाँ पे 3 लॉज गिवन है। सबसे पहले ए है, वो बताता है कि नेट थर्मो EMF जनरेटेड इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ टू जंक्शंस ओनली, नॉट ऑन एनी इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ये बेसिकली सिंपल सी बात है, वो ये है कि जो आपका ये जो
जंक्शंस हैं दोनों मेटल वायर्स की, एक पे टेम्परेचर है T1 और उस दूसरे पे टेम्परेचर है T2, तो ये जो EMF वोल्टेज E जो है वो सिर्फ इन दोनों टेम्परेचर्स पे डिपेंड करेगा। अगर ये टेम्परेचर सेम रहते हैं तो ये वोल्टेज सेम आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर हम ट्रैवल करें इस वायर पे, जिस तरह ये लेजर पॉइंटर में से बता रहा हूँ मैं, अगर टेम्परेचर यहाँ पे T3 हो, T4 हो, T5 हो एक केस में, और दूसरे केस में ये T8, T9 और T10 हो जाए, लेकिन जो जंक्शन हैं उन पे टेम्परेचर ये वाला T1 ही रहे और ये वाला जो टेम्परेचर है T2 ही रहे, तो आपके पास जहाँ पे T6 हो, T7 हो, यहाँ पे T11 और T2, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज सेम आएगी। तो जो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर है उस पे जो टेम्परेचर है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ जो जंक्शंस पे टेम्परेचर है वो मैटर करता है। अगर ये T1 और T2 रहता है और ये T3 हो जाता है, ये T4 हो जाता है, T5 हो जाता है, और दूसरे केस में ये T8 हो जाता है, T9 हो जाता है, T10 हो जाता है, ये T6 हो जाता है, ये T7 है, ये T11 है, T2, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाला टेम्परेचर T1 ही रह रहा है, जो कि इस केस में नजर आ रहा है आपको, और ये वाला टेम्परेचर जंक्शन पे T2 रह रहा है, तो आपके पास वोल्टेज जो दोनों केसेस में है वो सेम आएगी। तो वोल्टेज पे इन इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नेट थर्मो EMF जनरेटेड इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल्स एंड द टेम्परेचर ऑफ टू जंक्शन जोन, यानी T1 and T2 and T1 and T2, नॉट ऑन एनी इंटरमीडिएट टेम्परेचर, जो कि हैं ये टेम्परेचर, इन टेम्परेचर्स पे ये डिपेंड नहीं करता। सेकेंड लॉ है कि if a third material is introduced at any point, thus forming two additional junctions, it will not have any effect if these two additional junctions remain at the same temperature. ये हमारे पास एक थर्मोकपल था जिसपे यहाँ पे ये A था मटेरियल और ये B था, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर T2 था। अब हमने ये एक एडिशनल मटेरियल C यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे भी T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर T2 है, तो इसको इंट्रोड्यूस कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वोल्टेज E जो है वो यहाँ पे भी वोल्टेज E ही रहेगी। ये अब हम थर्ड लॉ देखते हैं, वो ये है, इफ अ थर्मोकपल प्रोड्यूसेस EMF E1 when its junctions are at T1 and T2 and E2 when its junctions are at T2 and T3, then it will generate EMF E1 plus E2 when the junction temperatures are T1 and T2. ये बेसिकली आपको ये बता रहा है ये लॉ कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक कंडीशन थी, एक थर्मोकपल था जिसकी एक जंक्शन पे था टेम्परेचर T1 और दूसरे जंक्शन पे था टेम्परेचर T2, और आपके पास दूसरी कंडीशन ये थी कि ये जो टेम्परेचर T2 है अब आपकी इस जंक्शन पे आ गया है और इस वाली जंक्शन पे अब हो गया टेम्परेचर T3, और तो इन दोनों केसेस के लिए दो वोल्टेज जनरेट होगी, एक को हम कहेंगे E1 और दूसरों को हम कहेंगे E2। तो पहले केस में टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, तो लेफ्ट जंक्शन पे टेम्परेचर T1 है, राइट जंक्शन पे T2 है। यहाँ पे ये T2 शिफ्ट हो गया इधर राइट जंक्शन, तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और लेफ्ट जंक्शन पे T2 है और राइट जंक्शन पे T3 है। अब अगर हम एक थर्ड कंडीशन लें जिसमें ये जो एक्सट्रीम्स पे टेम्परेचर है, यानी T1 ये वाला और T3 ये वाला, और ये दोनों ये T1 और T3 जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, यानी T1 और T3, तो जो अब आपके पास E3 आएगा दैट विल बी द सम ऑफ E1 एंड E2 रिस्पेक्टिव। तो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर एक थर्मोकपल है जिस पे टेम्परेचर T1 और T2 है और दूसरे पे T2 और T3 है, और अगर तीसरा थर्मोकपल आप लें जिस पे टेम्परेचर जो है वो ये एक्सट्रीम्स वाले हैं, यानी T1 है और T3 है, तो जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी द सम ऑफ E2 एंड E1। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर कि E3 विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। कोल्ड जंक्शन means creating the cold junction reference. Early systems used an ice bath. Modern system use electronic control cooling system. A diode may also be used for temperature compensation. अब बेसिकली हम करते क्या है कि यहाँ पे हम ये जो आपके पास है ये आपका हॉट जंक्शन है और ये आपके जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। अब बेसिकली हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया है जो कि रूम उस सेम टेम्परेचर पे है जिस पे आपके कोल्ड जंक्शन। अब जिसी तरह इस डायोड का और इस अब होता ये है कि आपके थर्मोकपल में जो आपके कोल्ड जंक्शन है उसका टेम्परेचर हो सकता है कभी रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री और हो सकता है कभी वो 50 डिग्री हो जाए, तो उसकी वजह से जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली इस पूरे प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या है कि हम डायोड लगाते हैं जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्टेड है, तो जिस तरह से इसका टेम्परेचर चेंज होगा जो ब्लू एरिया है, उसी तरह डायोड का टेम्परेचर भी चेंज होगा और उस वजह से ये वोल्टेज भी चेंज होगी, और फिर आप कंपेंसेशन सर्किटरी लगा के आप अपनी आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। यानी जिस तरह
आपका रेफरेंस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, उसी तरह डायोड का टेम्परेचर चेंज होगा, और इसकी वजह से जो वोल्टेज चेंज आएगी, उसकी वोल्टेज डिवाइडर पे भी एक वोल्टेज चेंज आएगी, और वो एज अ कंपेंसेशन आप यूज कर सकते हैं। Thermocouples. Thermocouples are extensively used for measurement of temperature in industrial situations. The major reasons behind their popularity are they are rugged यानी strong होते हैं, and readings are consistent. They can measure over a wide range of temperature, or their characteristics are almost linear with an accuracy of about 0.05%. तो ये तीन major advantages हैं thermocouples के. However, the major shortcomings of thermocouples is low sensitivity compared to other temperature measuring devices, for example RDD and thermistor. ये less sensitive होते हैं, जिससे हम पहले देख चुके हैं, जो केस में कि कुछ माइक्रो वोल्ट्स पर फॉरेनहाइट हमारे पास आया था, तो उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, तो ये इनका एक डिसएडवांटेज। ये स्लाइड आपको बता रही है आउटपुट फॉर डिफरेंट वायर टाइप्स थर्मोकपल्स। तो ये है प्लेटिनम, प्योर प्लेटिनम 13%, रोडियम, क्रोमेल, एल्यूमेल और आयरन कॉन्स्टेंट। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो प्लेटिनम वाली है वो लीस्ट सेंसिटिव है, फिर उसके बाद क्रोमेल उससे ज़्यादा सेंसिटिव है, और आयरन कॉन्स्टेंट जो है वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जिस तरह आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसी तरह आपकी वोल्टेज भी चेंज हो रही है। इसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो आईसी टेम्परेचर सेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस अ वोल्टेज और करंट आउटपुट इन प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। जो पॉपुलर है इसमें से है LM35 दैट इज 10 मिली वोल्ट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, और LM34 जो कि है 10 मिली वोल्ट्स पर डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कुछ फीचर्स हैं LM35 के। कैलिब्रेटेड डायरेक्टली इन सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड, लीनियर प्लस 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल फैक्टर, प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन शॉर्ट एक्यूरेसी, rated for full -55 degree centigrade to +150 degree centigrade range, suitable for remote applications, low cost due to wafer level trimming, operates from 4 to 30 volts, less than 60 microampere current drain, low self heating, 0.08 degree centigrade in still air, non-linearity only, ±1/4 degree centigrade, low impedance output, that is 0.1 ohm for 1 milliampere. तो ये कुछ फीचर्स थे LM35 प्रिसीजन सेंटीग्रेड।